हाँ तो दोस्तों, मैं सौरभ साहू आपका स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, अपन ने यूनिट एंड डायमेंशन स्टार्ट कर दिया है और पार्ट वन अपन इसका कंप्लीट कर चुके हैं। जहाँ अपन ने बताया था, जहाँ मैंने आपको बताया था उसका बेसिक इंट्रोडक्शन, कन्वर्जन ऑफ यूनिट एक्सेट्रा, बेसिक बेसिक। आज अपन इस पार्ट में अपन डायमेंशंस सीखेंगे और एक सप्लीमेंट्री यूनिट रह गया था वो आपको मैं बताऊंगा। और डायमेंशंस क्या है ना, एक्चुअली इस चैप्टर की दिक्कत ये है, यूनिट एंड डायमेंशन। बच्चा जब 11वीं में आता तो इस चैप्टर में ये डिमांड, इस चैप्टर की डिमांड रहती है 70 से 80 डायमेंशन रटनी पड़ती है उसको। मतलब ये चैप्टर की कुछ डिमांड ही ऐसी है कि डायमेंशन आपको आती नहीं होगी तो आपका क्वेश्चन आगे बढ़ेगा नहीं। तो मैंने इस वीडियो में कोशिश की है ईजी से ईजी वे में आपको डायमेंशन ट्रिक के ज़रिए, मतलब मैंने सिस्टमेटिक डायमेंशंस को लिख दिया है ताकि आपको ईजिली रिमेंबर हो जाए। आप ऐसा घबराइए मत कि आपको ये सब रटनी पड़ेंगी, वो टाइम टू टाइम आपको याद हो जाएगी। तो तो आप बिल्कुल मत घबराइए, बस आप जो जो वीडियो में बताया जाए वैसा वैसा फॉलो करते जाइए। यकीन मानिए आपका ये स्ट्रॉन्ग चैप्टर बन जाएगा। आपको 11वीं में सबसे बेकार चैप्टर लग रहा होगा कि क्या है ये सब रटना ही पड़ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। पर यकीन मानिए जब आप पेपर देने आएंगे तो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग चैप्टर आप खुद ही बोलेंगे कि यूनिट एंड डायमेंशन है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, इसमें जो मैंने डायमेंशन बताई, जैसे कि एक डायमेंशन है E = KBT, मतलब ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। एक्चुअली में इसका फॉर्मूला हाफ KBT होता है। मतलब मैंने कांस्टेंट को इग्नोर किया है, आप भी कांस्टेंट को आप इग्नोर कर सकते हैं अभी, क्योंकि वो फिर आपको जब फॉर्मूले याद होंगे तो आप कर ही लेंगे। कांस्टेंट से अभी अपन को कोई मतलब नहीं है, मैंने इसलिए बताया था ताकि आपको वो हो जाए। जैसे कि ये थर्मोडाइनमिक्स में पढ़ते हैं, n डिग्री के लिए NF हो जाता है, ये n KBT हो जाता है। और उस पर आप मत जाइए, आप अभी बस कांस्टेंट की फिक्र मत कीजिए, उस पर फोकस करिए आप डायमेंशन पे। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अपन ने लास्ट क्लास में कन्वर्जन ऑफ यूनिट तक सीख लिया था, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है वो भी अपन ने जान लिया था। वहीं से अपन कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको बताया था फिजिकल क्वांटिटीज़ दो हैं आपकी, फंडामेंटल और ड्राइव। और फंडामेंटल आपकी 7 वो होती हैं, ठीक है, और उन्हीं से ही आपकी ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज़ बनी है। एक और चीज़ होती है सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री यूनिट्स। भैया ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या है? सप्लीमेंट्री यूनिट्स कुछ नहीं, जैसे कि सप्लीमेंट्री के अंदर अपने दो वो आते हैं जो अपन को और ज़रूरत पड़ी है। मतलब ये इनसे अलग है, फंडामेंटल हो गई, ड्राइव्ड हो गई, ये अलग है। मतलब दो यूनिट, एंगल और आपका सॉलिड एंगल, इनके लिए आपकी सप्लीमेंट्री यूनिट डिफाइंड है। क्या होता है एक्चुअली मैं आपको बता, एंगल एंड सॉलिड एंगल। एंगल एंगल किसकी यूनिट है? मतलब एंगल क्या किसकी यूनिट है? एंगल की यूनिट क्या आएगी? एंगल की यूनिट है रेडियन। आपने नापा होगा ना, तो वो जो यूनिट अपन नापते हैं ना 30 डिग्री, अब वो प्रकार से अपन नापते थे 60 डिग्री का एंगल बनाओ, अपन बस डिग्री बोलते थे, वो डिग्री नहीं, उसकी जो ऐसा यूनिट है वो रेडियन हैगी। वो डिग्री भी यूनिट हैगी, पर ऐसा यूनिट आपकी रेडियन है। ऐसे एक सॉलिड एंगल होता है, उसकी जो यूनिट हैगी वो स्टी रेडियन है। स्टी रेडियन, जो भी स्पेलिंग हो, क्या करना स्पेलिंग से अपन को, हाँ, कौन सा बोर्ड का पेपर देना है। तो ये आपकी एंगल की यूनिट रेडियन है, सॉलिड एंगल की वो है। इसका एक रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है? ये एंगल तो आपको पता ही होगा, ये आपका थीटा हुआ, ये जो होती है ना, ये सर्कल की, ये कोई भी एक आर्क काटते हैं, इसको अपन आर्क लेंथ बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक लेट से ये L है, तो ये आपकी क्या होगी? आर्क लेंथ। तो आर्क लेंथ और थीटा में एक रिलेशन होता है, थीटा = आर्क लेंथ। मान लीजिए ये इसका रेडियस है, आर्क लेंथ बटा रेडियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप कैसे भी करके रख लीजिए, घोल के पी जाइए। थीटा = आर्क लेंथ बटा रेडियस। बच्चे इसको ऐसे भी याद रखते हैं, आर्क लेंथ = आर थीटा, कैसे भी आप याद रखिए, बस ये आपको याद होना चाहिए। मैंने ऐसे याद रखा, थीटा = आर्क लेंथ बटा रेडियस। याद रखना, आर्क लेंथ ऊपर है, रेडियस नीचे आएगा। दोनों, ये इसकी भी यूनिट लेंथ है, इसकी भी है, तो लेंथ से लेंथ कट जाता है, इसलिए इसकी डायमेंशन 0 होती है। इसकी जो डायमेंशन है ना वो M0L0T0 होती है, यानी इसकी कोई डायमेंशन नहीं है पर यूनिट ये, इसलिए तो इसको सप्लीमेंट्री यूनिट में रखा गया है। एक्चुअली क्या होता है, हर एक उसकी यूनिट भी होती है, उसकी डायमेंशन भी होती है। जैसे मास की यूनिट kg है, उसकी डायमेंशन m हुई, m⁻⁴ ये होती है एक्चुअली में डायमेंशन की पावर, कि वो किस डायमेंशन में प्रेजेंट है। आ रही है आपको बात समझ में? तो इसकी जो डायमेंशन है वो 0 है। क्यों? क्योंकि
एल से देखिए ना, आर्क लाइन भी लेंथ में है, रेडियस पे लेंथ तो लेंथ से लेंथ कट गया, इसलिए इसकी डायमेंशन 0 है, पर इसकी यूनिट होती है जो कि रेडियन हैगी। इस स्टीरेडियन होता है, स्टीरेडियन क्या है, इसको डिनोट करते हैं ए से, ओमेगा से, इसको ओमेगा बोलते हैं। इसकी आपकी इसका फॉर्मूला होता है एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, और ये रेडियस परपेंडिकुलर वाला होता है, रेडियस का स्क्वायर। ये समझ आएगा, मतलब ये आपको आगे इसका यूज़ पड़ेगा, एडवांस के सवालों में इसका यूज़ आता है, सॉलिड एंगल का कंसेप्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह में इसका यूज़ आता है। तो एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर, एरिया की भी मीटर स्क्वायर होती है, और ये भी मीटर, उसका स्क्वायर कर दिया, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कर दिया। ये भी आपकी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, M0 L0 T0, पर डायमेंशन लेस होने के बाद भी इसकी क्या है, यूनिट है, वो क्या है, स्टीरेडियन। तो ये आपको अलग से इन्फॉर्मेशन देनी थी कि यूनिट लेस होने के बाद भी इनकी क्या है, यूनिट हैगी, और ये आपकी इसलिए सप्लीमेंट्री उसमें। एक और चीज़ आप ध्यान रखना, सॉलिड एंगल एंड थीटा के बीच में एक रिलेशन होता है जो कि एडवांस खूब पूछता है, मतलब इसका एडवांस के सवालों में जमकर यूज़ होता है, वो की है सॉलिड एंगल इज इक्वल टू 2 पाई। कहाँ से आया, क्यों, कैसे आया, डेरिवेशन कोई ज़रूरत नहीं है, बच्चों को ये याद नहीं रहता है, डेरिवेशन दूर की बात। 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा, इसको आप याद रख लीजिए, एडवांस के सवालों में इसका यूज़ कैसे होगा मैं आपको बताऊँगा। एक्चुअली मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, जैसे कि कोई भी मान लीजिए ये थीटा आएगा, तो ये सॉलिड एंगल जो है ये 3D का एंगल है। थीटा जो है अपन 2D में बनाते हैं, थीटा आप आजकल बनाते ही आते होंगे, ट्राइंगल में या सर्कल में ऐसे थीटा, तो वही है सेम, ये भी एक एंगल ही है, पर ये 3D में नापा गया है। जैसे कोण आपने देखी होगी, कोण ऐसी रहती है, तो यहाँ जो ये एंगल बनता है ना, इसको बोला गया है ओमेगा। आई होप आपको कुछ कुछ समझ आ रहा होगा, ये चीज़ है कि ओमेगा, मतलब आप कुछ मत करिए, इसको फील लेने का, एक ट्राइंगल लीजिए, हाँ थीटा का, इसको आप क्या करिए, ऐसे पकड़ के, ऐसे ट्राइंगल पकड़ के, समझ रहे हैं ना, अभी इसका काट के ऐसे से गोल गोल घुमाना, इस एक्सिस के अबाउट इसको ऐसे गोल घुमा देना, तो ये कोन टाइप का शेप ले लेगा, है ना, और ये यहाँ जो ये एंगल बनेगा ना, ये ओमेगा आएगा। तो ये थीटा में, ये आपके थीटा और ये ओमेगा का जो रिलेशन है वो ये हैगा। आई होप आपको कुछ कुछ चीज़ें समझ आ रही होंगी, वरना अपन एडवांस के सवाल में इसको और डिटेल में जाएंगे। अभी आप बस इतना याद रखिए, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा, अपने नोट्स वगैरह में लिख कर रख लीजिएगा। तो अपना वो बेसिक वाला पार्ट ख़त्म हो चुका है, अब अपन थोड़ी डायमेंशंस की बात कर लेते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था, डायमेंशन अब क्या होता है, 11वीं का बच्चा जब यहाँ आता है तो डायमेंशन रटता है, उसका पहले चैप्टर में दिमाग खराब हो जाता है, कितनी सब चीज़ रटना ही है। इस चैप्टर को आप वैसे पढ़िए मत रटने के हिसाब से, ये टाइम मतलब ये ऐसा चैप्टर है, इसमें आपको आगे की चीज़ों के जो फॉर्मूले हैं ना, फॉर्मूले आएंगे आपको, डायमेंशन यू खटाक से निकलेंगे आपके डायमेंशन। तो आप डायमेंशन मत रटिए, इसके रटनी है तो आप फॉर्मूले रटिए, वो ज़्यादा आपको बेनिफिट करेंगे। मैं आपको कुछ इसमें ट्रिक्स वगैरह बता देता हूँ अभी, जिससे आपका काम चल जाए, और इसलिए बहुत सी जगहों पर इसको लास्ट में पढ़ाया जाता है, ज़्यादा फील आती है पढ़ने में, वही है ना डायमेंशन। और बच्चों को पूरा सिलेबस रखा होता है, उसको पता होता है, जैसे कि मैग्नेटिक परमिबिलिटी क्या है, मैग्नेटिक वो क्या है, अपनी परमिटिविटी क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब ये चीज़ें आपको थ्रू आउट द सिलेबस पढ़ेंगे तब आपको क्लियर होगी ना। हीट कैपेसिटी, लेटेंट हीट, बच्चे से इसके डायमेंशन पूछते हैं तो बच्चा कहाँ से वो करेगा, मतलब 11वीं में जो बच्चा ने आया है मैं उसके रेफरेंस में बता रहा हूँ। तो आप ज़्यादा लोड मत लीजिए, बहुत वो हैगा, डायमेंशन रखने की अभी आपको कोई ज़रूरत नहीं है, टाइम टू टाइम आपको याद आ जाएगी, फॉर्मूले आप याद कर सकते हैं, और ज़्यादा आप वो मत लीजिए। जैसे कि देखिए आपको मैं कुछ डायमेंशन बता देता हूँ, ज़्यादा वो भी नहीं है, टफ भी नहीं है। जैसे कि देखिए डिस्टेंस एकदम कुछ कुछ की एकदम सेम है, जैसे डिस्टेंस जो है उसकी डायमेंशन क्या है, लेंथ, डिस्टेंस क्या है, एक लेंथ है ना, यानी इसकी पावर 1। अब ये किस में नापा गया, मीटर मतलब लेंथ, यानी इससे जितनी भी वो डायमेंशन होंगी वो उसकी सब L की पावर 1। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं स्कूल में, M0 L1 T0, बात सेम ही है, L1 लिखो या वो लिखो, कोई वो नहीं है, जैसा आपके स्कूल में अलाउ। डिस्टेंस की ये डायमेंशन L की पावर 1 हो गई। सेम डिस्प्लेसमेंट, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सारी जो जैसे कि L डायमेंशन की उनको मैं एक साथ लिख देता हूँ, टाइम की एक साथ, मतलब एक सिस्टमेटिक में अरेंज कर देता हूँ, इससे आपको आसानी होएगी, सारी की सारी एक उसमें एक जगह आ जाएंगी। जैसे डिस्प्लेसमेंट की भी है, रेडियस, एक्चुअली ये सब है क्या, लेंथ है, तो इन सब की डायमेंशन क्या होगी, L। रेडियस ऑफ गाइडेशन, अभी बच्चे इसको पता ही नहीं है क्या, अरे ये रोटेशन में पढ़ाएंगे भाई, खोल के पढ़ाएंगे, रेडियस ऑफ गाइडेशन बस। अभी तो तुम याद रखो, जैसे कहीं ये रेडियस वर्ड आ जाए, डायमेंशन चिपका देना, लेंथ, रेडियस ऑफ गाइडेशन हो गया। और
आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्टेंस हो गया, एक आपका लाइट ईयर। लाइट ईयर बच्चा उसको टाइम की समझता है, पर टाइम नहीं, ये डिस्टेंस की यूनिट है कि कैसे। ये लाइट ईयर होता क्या है, 1 लाइट ईयर यानी 1 साल में लाइट कितनी दूरी कवर करती है। असल में ये दूरी की वो है, पढ़ा होगा ना आपने। ये गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी से, ये गैलेक्सी अपन से इतनी लाइट ईयर दूर है। सेम वैसे ही 1 लाइट ईयर यानी 1 साल में लाइट, 1 साल में लाइट कितना डिस्टेंस कवर करती है, वो चीज़ को अपन 1 लाइट ईयर बोलते हैं। तो वो एक्चुअली वो क्या डिस्टेंस को अपन नाप रहे हैं, इतने बड़े लंबे डिस्टेंस को अपन नापने के लिए अपन ने ये यूनिट बनाई है। ऐसे ही एक एस्ट्रोनॉमिकल ईयर भी होता है, एस्ट्रोनॉमिकल ईयर। ये भी क्या है आपका उसका डायमेंशन है, डिस्टेंस का है। एक पार्सेक, ये भी क्या है आपका डिस्टेंस का डायमेंशन है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था लाइट ईयर हुआ, एस्ट्रोनॉमिकल ईयर हुआ, पासिक हुआ, ये सब किसके टाइम हुए हैं। याद रखना, आप गलती मत कर देना ईयर देख के कि आप इनको टाइम का लगा दो। ये एक्चुअली में लगा ईयर है, पर ये एक्चुअली में है डिस्टेंस के यानी लेंथ का डायमेंशन। लाइट, ये 1 लाइट ईयर क्या होता है, 1 साल में लाइट कितनी दूर ट्रेवल का होती है ना। स्पीड ऑफ लाइट तो आपको मालूम ही होगा, 3 × 10⁸ 3,00,000 किलोमीटर पर सेकेंड। 3 लाख होता है ना, 3 × 10⁻, हाँ वही 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड लाइट की स्पीड है ना। सबसे तेज़ है यूनिवर्स में, इससे तेज़ कुछ हो नहीं सकता। मतलब 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चल रही है। और सोचिए फिर ये कोई 60 से इंटू कह दो 1 मिनट में निकल आएगा, 24 से इंटू कह दो 24 से क्या 1 दिन में निकल आएगा। तो 1 दिन, फिर इसको 365 तब जाके 1 साल में। सोचिए कितनी ज़्यादा वैल्यू आएगी। उसको अपन ने लाइट ईयर बोला है। 1 साल में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, मतलब ये बड़ी बड़ी यूनिट को नापने के लिए, इसलिए ये स्पेस वगैरह में। जैसे कि ये एस्ट्रोनॉमी अभी अपने काम की चीज़ नहीं है, बस इसे मैं आपको समझा देता हूँ आपका इंटरेस्ट क्यूरियसिटी के लिए। जैसे सन और अर्थ, इन दोनों के बीच में एवरेज मालूम होगा आपको। अर्थ इलेक्ट्रिकल पार्ट में रिवॉल्व होती है, इसलिए इनका एवरेज डिस्टेंस को आपने क्या बोला है, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोला गया है। ये भी आपकी क्या है, डिस्क्रीट डिस्टेंस है। डिस्टेंस है, अरे क्या बोल रहा हूँ मैं, लेंथ की डायमेंशन है का यूनिट ऑफ डिस्टेंस रहेगा। जैसे कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है 1.5। ये डाटा याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई पूछता भी नहीं है। अब जैसे कि ये एक पार्ट से क्या आएगा, मान लीजिए ये सन है और ये आपकी अर्थ है, इनके बीच में ये दूरी 1 UA। मैंने बताया ना एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, उसको अपन ने एक एस्ट्रोनॉमिकल वो बोला है। अब यहाँ से आपकी आई एंगल सबटेंड कर रही है, ये थीटा। ये थीटा अगर 1 सेकंड के बराबर आ जाए, 1 डिग्री भी नहीं, 1 डिग्री कितना छोटा होता है आप खुद ही जानते हैं। 1 डिग्री उसका भी एक सटा भाग, 1 डिग्री जो होता है वो 60 सेकंड के बराबर होता है। उसको भी 60 से डिवाइड कर दीजिए, वो मतलब कितना छोटा आप सोचिए। और ये कितना इतना छोटा कब होएगा जब अपन इससे बहुत बहुत दूर दूर जाएंगे। जैसे देखिए, ये मान लीजिए ये मेरा पेन है और मेरी आई इसके पास है, तो ये ज़्यादा एंगल सबटेंड कर रहा है अभी। हाँ, अब ये पेन मेरा यहाँ रखा है, आई में पीछे ले गया, ये यहाँ में आई ले गया अपनी, तो ये देखिए ये एंगल कम हुआ ना। यहाँ ये देखिए कितना ज़्यादा था ये थीटा, और यहाँ ये कम हो गया है। और अगर मैं और पीछे जाऊँगा तो थीटा और कम होता जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए अर्थ और सन के बीच में ये एक्सट्रीमल, और मैं इतना पीछे जा रहा हूँ, तो ये जो रेडियस होएगा ये आपका 1 पार्सेक कहलाएगा। ठीक है, ये 1 पार्सेक, और 1 पार्सेक होता है आपका 3.26 लाइट ईयर। आया समझ तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई पूछता भी नहीं है, सब ऐसे ही है। मेन चीज़ आप डायमेंशन याद रखिए, आपका काम बन जाएगा। तो अपन ने लेंथ का डायमेंशन कर लिया है। अब आपका आ गया स्पीड। स्पीड में क्या है, स्पीड का डायमेंशन क्या होता है, स्पीड क्या होती है, मीटर पर सेकंड। बच्चों जानते हैं मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड यानी मीटर को बोलते हैं लेंथ बटा टाइम, L/-1। ये टाइम ऊपर गया तो इसकी पावर -1 हो गई। ये किसकी डायमेंशन है, ये स्पीड की डायमेंशन है। स्पीड बोल लीजिए, स्पीड की भी यही डायमेंशन है, वेलोसिटी की भी यही डायमेंशन है। स्पीड हुई, वेलोसिटी हुई, एवरेज स्पीड हुई, ये भी आप काइनेमेटिक्स में सब पढ़ेंगे। एवरेज वेलोसिटी हुई, सबकी डायमेंशन क्या है, L/-1। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हुई, इंस्टेंटेनियस आपकी जहाँ भी आपको स्पीड वेलोसिटी दिखे चमक जाना, ये सबकी L/-1 डायमेंशन। इंस्टेंटेनियस स्पीड वेलोसिटी आपका, और कौन सी, टर्मिनल वेलोसिटी या फ्लूइड्स में पढ़ेंगे, है ना। नाम सुन के आप घबराइएगा मत। हाँ, बस वेलोसिटी दिखे, बस वेलोसिटी L/-1। टर्मिनल वेलोसिटी हुई, क्रिटिकल वेलोसिटी हुई, कुछ नहीं,
सिर्फ वेलोसिटी देखना है अपन को। और कौन कौन सी वेलोसिटी ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे, एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये सब मैं ये बताना चाह रहा हूँ। इन सब की डायमेंशन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इन सब की जो डायमेंशन है, इन सब की डायमेंशन क्या है, L-T-1। कहाँ कहीं भी वेलोसिटी टर्म दिखे समझ जाना चाहिए, डायमेंशन उसकी क्या होगी, L-T-1 होगी। अब आ जाइए आपका अपना एक्सेलरेशन पे। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को आप एक्सेलरेशन बोलते हैं। इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, स्पीड अपॉन टाइम, मतलब काइनेमेटिक्स में और आएगा ये खुल के, वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी वेलोसिटी क्या है, मीटर पर सेकंड, उसको भी टाइम से डिवाइड कर दिया, यानी 1 सेकंड से, यानी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, यानी मीटर लेंथ, जिसको एम मत बोल देना, ये उसकी डायमेंशन है लेंथ की। मीटर और ये टाइम ऊपर जाएगा तो T-2, L-T-2, वेलोसिटी L-T-1T, इसको एक बार T से डिवाइड कर दो तो T ऊपर चल गया, L-T-1 है ना, एकदम देखिए सिंपल हैगा। वहाँ डिस्टेंस L था, डिस्टेंस आपका L था, स्पीड L-T-, इसको टाइम से डिवाइड कर दिया, एक्सेलरेशन फिर से टाइम से डिवाइड कर दो, L-T-2, सभी एक उसमें जाना है, टाइम से डिवाइड होता जा रहा है। तो एक्सेलरेशन हुई आपकी, एवरेज एक्सेलरेशन हुई, या फिर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हुई, और क्या हुई, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जहाँ भी एक्सेलरेशन वर्क दिखे आपको चमक जाना चाहिए इसकी डायमेंशन, ठीक है। क्या होती है, L-T-2, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और क्या हुआ आपका, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये भी सब NLM में सब आएगा, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और क्या हुआ आपका, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये तो मैंने लिखी दी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इंटेंसिटी, सब सेम बातें होंगी, बस घुमाने का तरीका। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल, ये दोनों सेम बातें, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। यार भी वैसे सोच रहा हूँ ये सब क्या होगा, जो पहली बार देख रहा होगा, कोई घबराने की, सब आसान चीज़ें होंगी। L-T-2 ये आपकी एक्सेलरेशन की डायमेंशन हो गई। ये कहीं भी वर्ड देखे ये वाली डायमेंशन चिपका देना। अब मैं आपको 2 डायमेंशन इसमें याद करने को बोलूँगा, जिससे आप, मतलब ये डायमेंशन तो बेसिक है, अभी आपको कुछ याद करने की जरूरत पड़ी यहाँ तक कोई नहीं, सबको पता है डिस्टेंस की डायमेंशन ये लेंथ के बराबर है, स्पीड की L-T- है, एक्सेलरेशन की L-T-2 है, तो बच्चा जानता है, यूनिट से भी पकड़ लेगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैं 2 की याद रखने को बोलूँगा, एक है आपका फोर्स और एक है आपका वर्क। इन 2 की याद कर डाला, समझो 80 से 90 डायमेंशन, मतलब सोचिए अभी मैंने आपको ये डायमेंशन लिखवाई है तो ये 15-20 तो मैंने ऐसे ही बता दी, ये दोनों कर डाली, 80 डायमेंशन का काम आपका खत्म हो गया, क्योंकि इनसे आप और डायमेंशन ड्राइव कर लोगे। कैसे, मैं आपको सब समझाता हूँ। फोर्स की डायमेंशन कैसे याद रखोगे, फोर्स की डायमेंशन होती है ML-T-1, ML-T-2, फोर्स की डायमेंशन होती है ML-T-2, वर्क की होती है ML²T-2। ये मैं कैसे याद रखूँ भैया, अब इसको रट लो यार, याद क्या, मैं इसको फॉर्मूला बता देता हूँ। फोर्स का क्या होता है, मा गिव रिस्पेक्ट, से याद रखना, फार्म फोर्स इज इक्वल टू मा। तो एम क्या है, यहाँ पे एक्सेलरेशन है, वो एम क्या है, एम को एक्सेलरेशन बोल रहा हूँ, बताओ एम क्या है, आपका मास हैगा, एक्सेलरेशन क्या है, मीटर पर सेकंड, उसकी डायमेंशन क्या है, L-T-2, तो ML-T-2 ये डायमेंशन, ऐसे याद रख लो। वर्ड क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की तो तुम्हें याद ही है ML-T-2, उसको L से और मल्टीप्लाई कर दो, देखो बेस सेम होता तो पावर ऐड हो जाती है, तो ML²T-2, ठीक है। तुम रट लो ML-T-2 फोर्स की डायमेंशन है, ML²T-2 वर्क की डायमेंशन है। आ रही है आपको बात समझ में, हाँ या ना बोलो भाई। ML-T-2 आपकी फोर्स की डायमेंशन है और ML²T-2 आपकी वर्क की डायमेंशन है। अब देखिए क्यों मैं इनको रटने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि जितनी भी एनर्जी है, वर्क जो है एक्चुअली में इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। अपन जो भी कार्य करते हैं वो एनर्जी में जाता है, मतलब जितनी भी आपकी काइनेटिक एनर्जी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हो गई, और जितनी भी एनर्जी है, हीट एनर्जी हो गई, थर्मल एनर्जी हो गई, आपकी हीट एनर्जी हो गई, ये सब की डायमेंशन आपको वर्क की डायमेंशन के बराबर मिलेगी। इनका फॉर्मूला नहीं भी मालूम, जैसे हाफ एम बी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी का, MgS पोटेंशियल का नहीं मालूम, कोई दिक्कत नहीं है,
अपन को तो डायमेंशन से काम है, और डायमेंशन अपन को वर्क की तो मालूम है ना, एक फॉर्मूला तो याद रख सकते हो, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और नहीं ये तो ये डायमेंशन रख लो। आ रही है ना बात समझ में? मैं तो हर तरीके से आपको याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको रटना तो फॉर्मूला रट लो या डायमेंशन, ये जो रटोगे तो ज़्यादा वो मतलब आगे आपको वैसे भी रट ही जाएगा, अभी नहीं भी रटा रहा कोई दिक्कत नहीं है। वर्क पावर एनर्जी पूरा चैप्टर है इसके ऊपर, सोचिए आपको पूरा उस चैप्टर पे यही पढ़ना है। फोर्स आपका एनएलएम पे पूरा मैकेनिक्स में फोर्स चलता ही है, तो कोई इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सब अपने आप हो जाएगा। अब जैसे आपको वर्क डायमेंशन याद होगी तो आप काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी, मान ली इनके फॉर्मूले नहीं मालूम, कोई दिक्कत नहीं है, अपन को तो अभी डायमेंशन से काम है, पूरे चैप्टर में आपको डायमेंशन का ही काम है इस चैप्टर में बस। तो अपने आप ये डायमेंशन निकल आएंगे, काइनेटिक की वही है, एम एल क्या होंगी, इन सब की डायमेंशन क्या है, वही जो वर्क डायमेंशन है, वर्क डायमेंशन क्या है, ML2T-2, चार बार बोलोगे अपने आप याद हो जाएगा। थर्मल एनर्जी, हीट, काइनेटिक, पोटेंशियल, बस याद होना चाहिए कि एनर्जी में किसकी डायमेंशन यूज होती है, वर्क की डायमेंशन होती है, ठीक है। एक्सीलरेशन में कौन सी वाली होती है, LT-2 होती है, ऐसे ये बस थोड़ा ध्यान रखने वाली बातें, बाकी सब हो जाएगा। जैसे कि वाइब्रेशनल एनर्जी, जितनी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है सब वही आ जाती है, कुछ कुछ थोड़े वो आ जाते हैं, जैसे कि एक आ गया मूवमेंट ऑफ फोर्स, भैया ये क्या है, ये तो नया ही आ गया। अरे नया कुछ नहीं है, इसको टॉर्क का दूसरा नाम है मूवमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क का फॉर्मूला होता है F×R, F×R, उस हाँ शायद कि R×F, सॉरी ये होता है R×F, मैं खुद भूल गया था। टॉर्क का फॉर्मूला होता है R×F, टॉर्क का फॉर्मूला R+, नहीं याद होगा कोई दिक्कत नहीं है, अभी पूरा रोटेशनल पे यही आएगा भाई, हाँ अपने आप याद रट जाएगा। जैसे कि आपकी स्ट्रेन एनर्जी हुई, भैया मुझे तो फॉर्मूला याद नहीं, अरे एनर्जी है ना, बात खत्म। स्ट्रेन एनर्जी हुई, आपकी सरफेस एनर्जी हुई, इन सब का डायमेंशन क्या है, वही एनर्जी वाला, इन सब का ML2T-2। फोर्स, फोर्स अब जैसे कि फोर्स हुआ, फोर्स का क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ML_T-2 फोर्स हुआ आपका। और जितने भी फोर्स हुए कौन कौन सा, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीपिटल, ये भी आप सब पढ़ेंगे आगे, बिल्कुल लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, इनके आगे सेंट्री फोर्स लिखा होगा, फोर्स से आपको चमक जाना चाहिए। इसकी डायमेंशन क्या है, ML_T-2। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन भी क्या है, बेसिकली टाइप ऑफ फोर्स ही है। नॉर्मल रिएक्शन, ये अगले ही चैप्टर में अपने काइनेमेटिक्स के बाद एनएलएम में सब आ जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन, ये भी क्या है, एक फोर्स ही है। फ्रिक्शन, फोर्स, टेंशन, टेंशन 11वीं में आ गए भाई, टेंशन ही टेंशन होगी, पीछे में लेकर टेंशन। टेंशन भी बेसिकली क्या है, फोर्स है। ये टेंशन धागों में लगने वाला, धागों के अंदर लगता है, उस फोर्स को नाम दिया गया है टेंशन। तो इसकी भी डायमेंशन क्या है, वही ML2 जो फोर्स की डायमेंशन वही टेंशन की डायमेंशन। और आपका ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ, ये भी क्या है, एक फोर्स ही है और क्या है, ग्रेविटी के द्वारा लगने वाला फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। आपका विस्कस फोर्स हुआ, ये फ्लूइड्स में पढ़ेंगे आप, विस्कस फोर्स, विस्कस ड्रैग, ये सब क्या है, वेट, ये भी आपका फोर्स है। इन सब की डायमेंशन ML2T-2 है। तो आप समझ पाना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हुआ, अब मैं ऐसे लिखने को तो बहुत सी चीज़ें सिलेबस में कितनी सारी, हर जगह तो फोर्स आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हुआ, मैग्नेटिक फोर्स हुआ, कंजर्वेटिव फोर्स हुआ, मतलब जहाँ भी आपको फोर्स वर्ड चमके, रेडिएशन फोर्स, कितने लिखूँ, जहाँ भी आपको फोर्स वर्ड चमके आप क्या समझ जाना कि इसकी डायमेंशन क्या है, ML_T-2। आ रही आपको बात समझ में? अब देखिए आप ये ऐसे सिस्टमेटिक से आप अरेंज वो करेंगे, बस कितनी जल्दी आपको डायमेंशन याद हो गई। ऐसे आप याद करेंगे, आपको बहुत इजी भी पड़ेगा, ज़्यादा देर तक याद भी रहेगी। चलिए कुछ और डायमेंशन की बात कर लेते हैं। थोड़ी और डायमेंशन आप देख लीजिए जो जेई अक्सर पूछी जाती है, मतलब ये डायमेंशन बच्चों को ईजिली याद नहीं रहती है। जैसे कि करंट तो आप जानते ही है क्या, करंट तो आप जानते ही है क्या होता है, dQ/dt होता है, मतलब चार्ज का फ्लो। तो यहाँ से वो चार्ज की डायमेंशन पूछ सकता है, चार्ज क्या हो जाएगा, I/A। कहने का मतलब है करंट जो है इसकी वो है, ये फंडामेंटल एक क्वांटिटी है और चार्ज इससे डिराइव होकर आ रहा है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? जो आपका करंट है ना वो होता है चार्ज बटा टाइम, तो ये आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी है और चार्ज जो है इससे डिराइव होकर आ रहा है। समझ रहे हैं ना आप कहना चाह रहा हूँ? तो आप तो बस ये डायमेंशन याद रखिए, फॉर्मूला याद रखिए, आपका काम बन जाएगा। चार्ज इज इक्वल टू I/A, क्या लिख दिया मैंने, I/T, ये करंट है और टाइम है, ये चार्ज की डायमेंशन हो गई। और
कौन कौन सी डायमेंशन आप याद रख सकते हैं, जैसे कि ये डायमेंशन तो आप रट लीजिए, ये सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली जेई में। टी इजिकल टू आर सी, भैया ये क्या है टी इजिकल टू आर सी? टी यानी आपका टाइम, आर यानी आपका रेजिस्टेंस, पढ़ा होगा आपने 10th में, 10th पास करके आएंगे हैं आप सब, रेजिस्टेंस। और सी यानी होता है आपका कैपेसिटेंस, ये आप पढ़ेंगे 12th में, कैपेसिटेंस। तो वो कभी कैपेसिटेंस की डायमेंशन पूछ रहता है, भैया मुझे मालूम है, अरे मैं बता रहा हूँ ना, अभी कहाँ भगे जा रहे हैं। टी इजिकल टू आर सी, टाइम के तो पता है ना, हाँ, यानी आर सी का प्रोडक्ट टाइम के टाइम, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि टाइम आर सी के बराबर है, ये नहीं, मैं डायमेंशन की बात कर रहा हूँ। ये जो भी मैंने पीछे लिखे हैं ना, ये सब डायमेंशन को इक्वेट करें। जो टाइम की डायमेंशन है, टाइम की डायमेंशन क्या है? टी, वही डायमेंशन है आर इंटू सी करने पे आएगी, यानी आर की जो डायमेंशन होगी इंटू सी की जो डायमेंशन होगी, उसका डायमेंशन है वो टाइम के डायमेंशन के बराबर आएगा। आ रहा है ना, कुछ कुछ घुस रहा है ना दिमाग में। यही आपके एल आर के बराबर भी होता है, एल आर मतलब एल डिवाइडेड बाय आर, और यही एल सी के बराबर भी होता है, प्रोडक्ट ऑफ एल सी, रूट एल सी। ये सबका डायमेंशन क्या है? टाइम। बच्चा जो है ये मतलब ये अक्सर भूल जाता है, ये बहुत मतलब फ्रीक्वेंटली यूज़ होती है। मालूम हो तो आपका सवाल चुटकियों में निपटता है, विद इन अ सेकेंड। रूट एल सी, एल बाय आर, आर सी, ये टाइम की डायमेंशन है। और आप एक और डायमेंशन याद रखिए, परमिटिविटी वगैरह की भी वो पूछता है, स्पीड इजिकल टू अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। मैं लिख देता हूँ क्या है, पहली बार आप देख रहा हूँ, कोई वो नहीं है। म्यू नॉट है आपकी परमिटिविटी, परमिटिविटी नहीं, परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी, सब आप 12th में पढ़ेंगे, कोई इतनी वो नहीं है। परमिटिविटी, परमिटिविटी जैसे कि आपने वो पढ़ी होगा अपना ग्रेविटेशनल्स का, मतलब नहीं भी पढ़ा है तो अभी आप पढ़ लेंगे 11th में ही। फोर्स इजिकल टू क्या होता है? जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर होता है ना, m1 m2 बाय, 9th के ग्रेविटेशन में तो पढ़ा होगा ना, 9th में तो था ना ये। हाँ, ये एक m1 मास और m2 दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, वो फोर्स होता है फोर्स इजिकल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। तो पढ़ा है ना, इसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। अब देखिए इस कांस्टेंट की डायमेंशन निकालनी कैसे निकालेंगे, तो जी को आप यहाँ रखिए, बाकी सबको यहाँ ले जाइए, एफ आर स्क्वायर m1 m2 क्या है? एम स्क्वायर, मतलब बेसिकली ये मास का स्क्वायर हो गया ना, इजिकल टू जी। अब फोर्स की डायमेंशन क्या है? फोर्स की डायमेंशन हो गई, फोर्स की क्या बताई थी मैंने, m(L(T)-2। ये देखिए, इसलिए मैं बोल रहा था, बार बार वही घूम फिर के आ रही है। मास इंटू एक्सेलरेशन m(L(T)-, ये एल स्क्वायर रेडियस, और ये एम स्क्वायर, एक एम से एम कट गया, ये एम ऊपर आके -1 हो जाएगा 2, और ये एक प्लस हो गया L(3)T-2। इसकी भी डायमेंशन खूब पूछता है जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन ये है। अरे आपको बात समझ में, जैसे यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, 12th में आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। वो क्या होता है? के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, सेम यही मास के अंग चार्ज हो जाता है, और इस के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये एप्सिलॉन नॉट कहाँ से आया वो बताने के लिए। अब एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन सेम वैसे ही निकलेगी जैसे आपने यहाँ निकाली, कैसे? फोर्स रेडियस स्क्वायर क्यू स्क्वायर 1/एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से वो डायमेंशन सॉल्व करके उसका रिस्पेक्ट ले लेना, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ जाएगी। आ रही है ना आपको बात समझ में? ये भी करके बताऊँ, चलिए बता ही देता हूँ। फोर्स क्या है? m(L(T)-2, ये एल स्क्वायर और क्यू। अब देखिए यहाँ, इसलिए मैं वहाँ ऊपर मैंने बताया था, क्यू अपन ने निकाला था कहीं, हाँ चार्ज क्या था? आई टी क्या है अपना? AT। आई बोलो, आई यानी वही करेंट है, उसको अपन ए से डिनोट करते हो, टी यानी आपका टाइम है। तो AT का होल स्क्वायर 1/एप्सिलॉन नॉट है, तो जो जो ऊपर जा रहा है, मतलब इसका रिसिप्रोकल लेना है ना, तो ये A स्क्वायर T स्क्वायर हो जाएगा बटे में ML, ये पावर 1 थी वो ये 2 थी, तो 2 + 1 3T-2, तो एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन हो जाएगी A स्क्वायर M-1। ये A क्या है? करंट वाला, याद रखना ये एक करंट वाला है, L-3, और ये -2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? +2, 2 + 2 कितना होता है? 4। तो एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन आ गई। जे इसको भी पूछता है, ये देखिए यार, माना थोड़ा लंबा सवाल है पर ठीक है यार, हाँ ईजी है, कोई हेडी वाला नहीं है। अभी आप प्रैक्टिस करेंगे, खटाखट निकलेगा। हाँ देखिए, अब म्यू नॉट आपको यहीं से, अब ये फॉर्मूला मालूम होगा, आपने एप्सिलॉन नॉट निकाल ही लिया, एप्सिलॉन नॉट निकाल ही लिया। सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। सी यहाँ पे क्या था? स्पीड ऑफ लाइट, मालूम है ना? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट की डायमेंशन क्या है? L(T)-1। स्पीड ऑफ लाइट क्या है? मीटर पर सेकेंड।
तो एप्सिलॉन नॉट मालूम है, सी मालूम है, तो आप म्यू नॉट नहीं निकालेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करना, रूट कट जाएगा, ख़त्म। तो ये आपको परमिएबिलिटी की डायमेंशन मिल जाएगी। अपन ने ये एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी की निकाली थी। और कौन कौन सी डायमेंशन आपकी बची है, मतलब बचने को तो बहुत बची है, मैं आपको मोटा मोटा वो बता रहा हूँ ताकि आप परेशान ना हो। जैसे तो बहुत वो हैं, जैसे कि हीट, लेटेंट हीट, और ये इन सब के भी वो पूछा है। हीट एनर्जी मैंने बता ही दिया है, जहाँ भी आपको एनर्जी दिखे वहाँ आप वो वर्क डायमेंशन चिपका देना। वो हाँ, एक बहुत वो पूछा जाता है प्लैंक कांस्टेंट, E इज इक्वल टू एच न्यू और E इज इक्वल टू के टी। भैया ये क्या है, अरे मैंने तो ऐसे ही याद रखा है, E इज इक्वल टू काटा, मतलब थर्मोडाइनमिक्स से आप फॉर्मूला पढ़ोगे, हाफ के बी टी, ये जो मैं समझाता हूँ मैं आपको। आप थर्मोडाइनमिक्स में फॉर्मूला पढ़ोगे, एनर्जी जो होती है किसी भी मॉलिक्यूल की वो हाफ के बी टी होती है। मैं अभी कांस्टेंट को नेगलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। हाफ के बी टी रखना, वो मतलब डायमेंशन पे उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, कहने का ये मतलब है। के भी आपका होता है यहाँ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है, कुछ कांस्टेंट डायमेंशन लेस होते हैं, कुछ कांस्टेंट की डायमेंशन होती है, जैसे ग्रेविटेशनल, ये अपन ने ये पढ़ा था ग्रेविटेशनल, इसके देखिए डायमेंशन आ रही, कुछ कांस्टेंट डायमेंशन लेस होते हैं, कुछ की डायमेंशन होती है। आ रही है ना आपको बात समझ में। जैसे वो स्टीरिडियन वगैरह, वो देखिए वो क्या थे आपके, यूनिटलेस थे और डायमेंशन लेस थे, मतलब सॉरी यूनिटलेस नहीं थे, डायमेंशन लेस थे, पर यूनिट थी उनकी। अब जैसे ये कांस्टेंट है, इसकी सिर्फ डायमेंशन है पर इसकी कोई यूनिट नहीं है। आ रहा है ना कुछ आपको, मतलब वो समझ में। तो हाफ के बी टी, ये आपका के बी क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। इसकी यूनिट यही, यहाँ एनर्जी को कह देना, जैसे ग्रेविटेशन की मैं साथ बोल दिया था यूनिट नहीं है, इसकी यूनिट होगी वही कह देना आप। मतलब यहाँ यार क्या है यूनिट, ये न्यूटन में आ जाएगा, ये मीटर स्क्वायर, और ये मास हैगा अपॉन के जी स्क्वायर, ये इसकी यूनिट बन जाएगी सिंपल। इजिकल टू के टी, मेरा ध्यान यहाँ था ना इसलिए वो बोल दिया होगा मैंने। इजिकल टू के बी टी, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, यहाँ से आप किसकी डायमेंशन निकाल सकते हैं, के सी। टी क्या है यहाँ पे, टाइम नहीं है, यहाँ टेम्परेचर है। ये चीज़ बस ध्यान वाली है, यहाँ मुझसे गलती होती थी, मतलब मैं इसको टाइम समझ के रख लेता, जहाँ भी टी दिखता था याद रखना ये टी टेम्परेचर वाला है। आ रही है आपको बात समझ में। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की डायमेंशन कैसे निकालेंगे, एनर्जी की एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और टी को डायमेंशन आप थीटा से भी डिनोट कर सकते हो, के से भी मैंने बताया था, के और थीटा किसी से भी डिनोट किया जा सकता है। जैसे मैं यहाँ थीटा से डिनोट कर रहा हूँ क्योंकि ये के पहले से ये बोल्ट्जमैन वाला। तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू थीटा माइनस वन। बच्चा अगर इसको सोचिए टाइम रख देता तो वो इधर ला के ये टाइम के साथ वो कर देता, फिर टाइम यहाँ है ही नहीं, यहाँ ये केल्विन वाला है, थीटा वाला यानी टेम्परेचर वाला। अरे आपको बात समझ में, ये बहुत छोटी छोटी मिस्टेक है, ये मिस्टेक नंबर खाती हैं, तो ये आपको इनका ध्यान रखना है। ई इज इक्वल टू के टी और ई इज इक्वल टू एच न्यू, ये एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, और ये न्यू क्या है, 1/λ। न्यू क्या है, बेसिकली फ्रीक्वेंसी है ना, ओ सॉरी 1/टाइम, ये फ्रीक्वेंसी है आपकी, माई मिस्टेक सॉरी। क्या है ये न्यू, 1/t यानी टी की पावर -1। ई इज इक्वल टू एच न्यू, एनर्जी क्या है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एच और टी माइनस वन, किसकी डायमेंशन, फ्रीक्वेंसी की। अभी टी माइनस वन यहाँ आएगा तो प्लस का वो हो जाएगा। आ रही है ना बात समझ में, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, इधर आके ये प्लस का वन हो जाएगा, बेस सेम हो तो पावर वो हो जाती है -1, इसके रेसिप्रोकल में यहाँ के इंटू में हो जाएगा। कुछ आ रहा है समझ, नहीं आ रहा है। तो एच की डायमेंशन हो गई एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, ये आपकी प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन तैयार हो गई। ये देखिए मैंने यहाँ एक गलती कर दी, यहाँ मैं ये ऐसी गलती कर रही हूँ, यही होता है जब ध्यान से बना। टी इज इक्वल टू एच न्यू एम एल स्क्वायर टी माइनस टू एच, और ये इसकी डायमेंशन है टी की पावर, नहीं सही तो लिखा था, एच 1/t और टी यहाँ जाएगा 1 - 1। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, सही लिखा था ये, मुझे लगा वो यहाँ जाके वो हो जाएगा। सही है कोई दिक्कत नहीं है। आप सोच रहे होंगे कितने डायमेंशन हटनी पड़ेंगी, बस खत्म हो गया। मैंने आपको पूरा यूनिट डायमेंशन का ये दे दिया है। हाँ मतलब हर एक डायमेंशन एक सवाल है, आप ये मान लीजिए। मैंने अभी आपको कितनी डायमेंशन बताई, जितनी भी डायमेंशन बताई है आप समझ लीजिए हर एक डायमेंशन जेई में कहीं ना कहीं पूछी जा चुकी है और आगे भी ऐसे पूछती रहेगी। तो आप वही फ्री का नंबर वो चाहिए, या तो रटो या मैं आपको लॉजिक भी दे ही रहा हूँ। कुछ चीज़ें अभी आप याद कर लीजिए, कुछ आपको टाइम टू टाइम याद हो जाएगी, थोड़ी सभी को आज ही याद करनी है एक दिन में, ऐसा थोड़ी है। बस पढ़ते जाइए, एक उसमें लिख लीजिए, अपने आप याद हो जाएगी।
है ना, मैं बता भी रहा हूँ। जैसे ई इजिकल टू के टी हुआ आपका, ई इजिकल टू एच न्यू हुआ, मतलब बोलने का तरीका है कि ई इजिकल टू काटा, ई इजिकल टू एच न्यू। ऐसे ही एक और है, फोर्स इजिकल टू 6 पाई ईटा आर वी। मैंने उसको याद रखा था, इटारवी एक जगह का नाम है ना, इटारसी की इटारवी, मतलब अरे वो अपनी अपनी उससे इटारवी कहने का मतलब है ये, आपको जैसे आप याद रख सके, याद करने की सबके अपने अपने वो हैं, मैंने ऐसे याद रखा था इसलिए वो बता रहा था। 6 पाई इटारवी, इटारवी का मतलब है ये जो है ना, इसको बोला जाता है, ईटा इसका नाम है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये आप फ्लूइड्स में पढ़ेंगे। फ्लूइड्स में मतलब जब बॉल एक वो गिरती है तो कांस्टेंट प्रेशर वो फोर्स लगता है, तो वो फ्लूइड्स की प्रॉपर्टी होती है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इससे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, आप तो ये देखिए मतलब वो क्या होता है सवाल में, वो इसकी डायमेंशन पूछता है ईटा आरवी की। तो ये कैसे है, तो आपको मालूम होना चाहिए ईटा आरवी कौन सा फॉर्मूले में यूज़ हो रहा है, तभी तो आप निकाल पाएंगे। या तो डायरेक्ट डायमेंशन, या कितनी किसको रटी होती है डायमेंशन, मैं आपको बता रहा हूँ। ये फॉर्मूला आपको रटा होगा, आप इससे डायरेक्ट डायमेंशन निकालेंगे। कैसे, फोर्स की डायमेंशन मैंने बोला था, देखिए ये डायमेंशन, अब ये तो आपको रटी गई होंगी अभी तक। फोर्स की डायमेंशन ये, ईटा आरवी की पता नहीं है। आर आर यानी रेडियस है, रेडियस की डायमेंशन है। वी यानी वेलोसिटी है, एल टी माइनस वन, एम एल टी माइनस टू इजिकल टू ईटा एल स्क्वायर टी माइनस वन। ये चीज़ें यहाँ आएगी तो एम एल टी माइनस टू एल स्क्वायर टी माइनस वन इजिकल टू ईटा वी इजिकल टू एम, ये 1 - 2 -1 हो गया, और ये -1 हो गया। ये आपकी इटारवी की डायमेंशन आ गई, एम एल -1 टी -1। इटारवी की डायमेंशन हो गई। यहाँ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के कभी वो पूछे, ऐसे ही आप कितनी भी रख सकते हैं। जैसे वोल्टेज, वोल्टेज क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क की पता ही है आपको, चार्ज की पता ही है, आप इसकी भी निकाल लेंगे। रेजिस्टेंस पढ़ा ही होगा, ओम्स लॉ, वी इजिकल टू आई आर। रेजिस्टेंस क्या होगा, वोल्टेज बटा, अब देखिए रेजिस्टेंस की आप डायमेंशन यहाँ से भी निकाल सकते हैं। वहाँ से फिर आपको कैपेसिटेंस की डायमेंशन मिल जाएगी। आ रही है आपको बात समझ में, चीज़ें कैसे कनेक्ट हो रही हैं। कैपेसिटेंस की पूछना है तो आप वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, और उसके लिए आपको रेजिस्टेंस चाहिए था तो रेजिस्टेंस के लिए आप वी इजिकल टू आई आर लगा सकते हैं। वोल्टेज के लिए आप वर्क डन पर यूनिट चार्ज लगा सकते हैं। मतलब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, लोड मत लीजिए, सब हो जाएगा। कुछ जैसे देखिए सर्कुलर मोशन से कुछ मैं आपको वो टर्म बता देता हूँ। अभी जैसे डिस्प्लेसमेंट होता है ना, एक होता है डिस्प्लेसमेंट जिसकी डायमेंशन लेंथ होती है, एक है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये आप सर्कुलर मोशन में इसकी डेफिनेशन भी पढ़ेंगे, मैं आपको फिर भी यहीं बता देता हूँ। कितना थीटा चला, एंगल में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये पार्टिकल हैगा, ठीक है, एम मास का, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इसने यहाँ से स्टार्ट करा टी इजिकल टू 0 पे, यहाँ कुछ टाइम पे आ गया, तो ये कुछ थीटा चला है ना इसने, ये जो हैगा ये हैगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आ रही है आपको बात समझ में, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा जिसको डिनोट का होते हैं। और ये क्या हो जाता है, कितना डिस्टेंस चला, कितना डिस्टेंस चला पर यूनिट, वही थीटा क्या मैंने बताया था ना, आर्क लेंथ बटा रेडियस, वही हैगा आर्क लेंथ बटा रेडियस, उसी को बोला गया है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये अब इसकी डायमेंशन आर्क लेंथ की भी ये, रेडियस की भी ये, एल से एल कट गया, तो ये क्या डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। आ रही है आपको बात समझ में। बच्चा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट की उसको रटी होती है डायमेंशन एल के बराबर है, तो वो देखता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अरे डिस्प्लेसमेंट एल लगा दो, यही उसका कट जाता है। डिस्प्लेसमेंट नहीं, ये भी देखो ना एंगुलर, ये एंगुलर ऐसे थोड़ी दिया है एग्जामिनर में, तुम्हारा काटने के लिए तो दिया है। एंगुलर जो है ये वर्ड पे ध्यान रखो, एंगुलर मतलब क्लियर होना चाहिए आपको कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जो एंगल में चलेगा। अब एंगल की तो मैंने बताई थी ना, थीटा की क्या होती है, थीटा एक डायमेंशन लेस वो हैगा, इसकी यूनिट है कि रेडियन, पर इसकी डायमेंशन क्या थी, m0 l0 t0, तो ये वही तो थीटा आएगा, वही थीटा यहाँ आया आएगा। या फॉर्मूले से देख लो, आंख बटा रेडियस, लेंस से लेंस कट रही आएगा। तो इसकी जो वो पूछे ना आपसे डायमेंशन, तो याद रखना m0 l0 t0 रहेगी, और यूनिट आपकी वही रेडियन है। याद रखना, आप डिस्प्लेसमेंट के चक्कर में लेंथ मत कर देना, नेगेटिव हो जाएगा आपका, बता रहा हूँ आपको। ऐसे ही एंगुलर वेलोसिटी, बच्चा यहाँ पे वेलोसिटी की डायमेंशन चिपका के आ जाता है, क्या एल टी -1, फिर कट जाता है। एंगुलर वेलोसिटी क्या आएगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन अभी मैंने ऊपर बताई, m0 l0 t0 बटा t, तो उसकी डायमेंशन एक्चुअली में क्या है, t-1, जो कि वो lt-1 करके आ जाता है। सोचो कितना बड़ा खेल हो जाएगा। मतलब ये एंगुलर वर्ड ऐसे ही नहीं है, बहुत वो है, हाँ अच्छे का ले जाता है। एंगुलर, आपका एंगुलर वेलोसिटी हो गई। एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वर्ड पे ध्यान दो, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, सेम
एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन t-1 ऊपर बताया मैंने, अपॉन t-2। अरे ये बात समझ में। एक्सेलरेशन वर्ड पे फोकस, मतलब एक्सेलरेशन पे नहीं, एंगुलर पे ध्यान देना। एंगुलर एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की डायमेंशन अलग है L-T-2, एंगुलर एक्सेलरेशन की डायमेंशन अलग है t-2। इनको मिक्स मत कर देना। देखिए अब आपने मैक्सिमम डायमेंशन कवर कर लिया। अब देखिए आपके खटाखट कैसे क्वेश्चन होते हैं। मैं भी आपको क्वेश्चन करवाता हूँ और PYQ भी करवाता हूँ। आप देखिए, आपको मज़ा नहीं आ जाए तो बोलना। हाँ तो दोस्तों, वीडियो लंबी हो रही थी इसलिए मैं इसके PYQ और क्वेश्चंस अगले पार्ट में डिस्कस करता हूँ। आप इसका बताइएगा कि आप कहाँ कहाँ आपको दिक्कत आई। कमेंट में आप बताइए क्या क्या इम्प्रूव किया जा सकता है। थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए।